हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन ऑफ यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी क्लास 11th की जो इलेक्टिव बुक है वुवन वर्ड्स, उसकी फिफ्थ पोएम जिसका नाम है द वर्ड इज़ टू मच विद अस। क्या नाम है पोएम का? द वर्ड इज़ टू मच विद अस। और इसके पोइट कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। नाम ध्यान रख लीजिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इसके पोइट हैं। हमारी पोएम का नाम है द वर्ड इज़ टू मच विद अस। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम में पहले विलियम वर्ड्सवर्थ का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं क्योंकि पोइट की इंफॉर्मेशन जरूरी होती है। तो अबाउट द पोइट पढ़ लेते हैं हम। नाउ विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 टू 1850। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है 1770 में इनका बर्थ हुआ था और 1850 में इनकी डेथ हो गई थी। स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड के एक डिस्ट्रिक्ट लेक नाम के डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने अपनी पूरी लाइफ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ जो है वहाँ पर बिताई। And the many hours that he spent wandering about the hills and woods led to the production of some of the finest poetry on nature। और उसके अलावा क्या है, इन्होंने काफ़ी घंटे बिताए हैं इधर झीलों में, पहाड़ों में या जंगलों में कह सकते हैं हम। किस लिए बिताए हैं, क्यों बिताए हैं इतने घंटे? ताकि वो नेचर से रिलेटेड जो है पोइट्री अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ, लिख पाएँ, उनका प्रोडक्शन कर पाएँ। His work, lyrical ballads, co-authored with Coleridge in 1798, is regarded as the beginning of the English Romantic movement। अब इनकी जो लिरिकल बैलेट्स नाम से जो बुक है जिसके जो कि को ऑथर्ड है, यानी कि किसके साथ की है इन्होंने? कॉलरिज के साथ। और कब ये आई थी? 1798 में। तो वो बुक जो है वो किस चीज़ की शुरुआत है? वो है इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट की, यानी कि इंग्लिश पोइट्री में एक रोमांटिक मूवमेंट जो आई थी वो कहाँ से शुरुआत हुई थी? इस लिरिकल बैलेट नाम की बुक से शुरुआत हुई थी, जो कि इन्होंने किसके साथ मिलकर की थी? कॉलरिज के साथ 1798 में। नाउ ही सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स फ्रॉम नेचर एंड रस्टिक लाइफ। अब इनकी जितने भी पोएम्स हैं उसका मेन पार्ट क्या रहता था, मेन टॉपिक सब्जेक्ट क्या रहता था? नेचर, यानी कि प्रकृति से रिलेटेड ये पोएम्स लिखते थे। और रस्टिक लाइफ यानी कि जो भी हम कह सकते हैं रूरल गांव गांव का जो जीवन होता है ना, उससे रिलेटेड ये पोएम्स लिखते थे, जहाँ पर मतलब नेचर से रिलेटेड ब्यूटी ही मिले। ही हेल्ड द व्यू दैट द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री शुड बी सिंपल एंड नेचुरल। अब उनका क्या मानना था कि जो हमारी लैंग्वेज है पोइट्री की वो कैसी होनी चाहिए? वो बिल्कुल एकदम साधारण होनी चाहिए और नेचुरल होनी चाहिए, यानी कि उसमें प्राकृतिक चीज़ें जो है, नेचुरल थिंग्स जो हैं, वो उनका ज़्यादा एक्सप्लोरेशन होना ज़रूरी है। तो हमारी ये भी जो पोएम है द वर्ड इज़ टू मच विद अस, इसमें भी पोइट ने यही एक्सप्लोर किया है, हमें नेचर से रिलेटेड ही बताया है। अब यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट मीनिंग्स लिखे हुए हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। पैगन आएगा एक, तो एक आएगा प्रोटियस और एक ट्रिटन। तो इनका क्या मीनिंग है? पैगन होता है अ पर्सन हुज रिलीजियस बिलीव्स डू नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द मेन रिलीजियस ऑफ द वर्ल्ड। अब पैगन होता है एक ऐसा पर्सन जो कि मतलब प्री क्रिश्चियन रिलीजन, यानी कि जो क्रिश्चियंस में, मुस्लिम में या फिर सिख ईसाई वगैरह धर्मों में विश्वास नहीं करता है, जैन बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करता है, वो होता है पैगन। प्रोटियस क्या होता है? प्रोटियस एक समुद्री देवता है, कैरेक्टर इन ग्रीक माइथोलॉजी, यानी कि ग्रीक माइथोलॉजी का ही एक कैरेक्टर है। हु हैड द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी बट हु व्हेन क्वेश्चन वुड एज्यूम डिफरेंट शेप्स टू एल्यूड देयर ग्रैप्स। अब ये प्रोटियस जो है ये ग्रीक माइथोलॉजी में माने जाने वाले एक भगवान है, समुद्री भगवान है, जो कि क्या है, भविष्यवाणी करने के लिए फेमस हैं। लेकिन जब भी उनसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्या है, अपनी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दिखा सकते हैं, मतलब डिफरेंट शेप्स काफ़ी इनके पास थी। अब लास्ट है ट्राइटन, अ सी डाइटी इन ग्रीक माइथोलॉजी, मतलब एक ग्रीक माइथोलॉजी के ही समुद्री देवता है ये भी। हु इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज अ ब्लोइंग अ शेल, हिज बॉडी अबव द वेस्ट बीइंग दैट ऑफ अ मैन, बिलो इट ऑफ अ डॉल्फिन। अब ये जो समुद्री देवता है ट्राइटन, इनके मतलब कमर से ऊपर तक का जो भाग है, जो बॉडी है, वो तो मैन की है, एक इंसान की है, लेकिन कमर से नीचे का जो भाग है वो डॉल्फिन का है। और ये किस लिए फेमस है? क्योंकि जो समुद्र में तूफान आते हैं उन्हें रोकने के लिए ये फेमस है, मतलब अपना शंख बजाकर, अपने शैल बजाकर ये उसे शांत कर सकते हैं, इतनी इनमें पावर है, तो इसलिए ट्राइटन फेमस है। तो ये तीन मीनिंग हो गए। चलिए पोएम की तरफ बढ़ते हैं। हमारी पोएम जो है द वर्ड इज़ टू मच विद अस, ये भी नेचर से रिलेटेड है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये 14 लाइन का सोनेट है एक,
सोनेट जो है 14 लाइन्स का ही होता है, तो ये 14 लाइन की ही पोएम है हमारी। सो द वर्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स। तो हमारा जो ये पॉइंट यहाँ पर कहना चाह रहा है कि हम जो है दुनिया से बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं, यानी कि हमारा दुनिया से बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका है, चाहे वो जल्दी हो चाहे बाद में हो। हम क्या कर रहे हैं, गेटिंग, पहले तो हम कुछ पैसा अर्न करते हैं, गेट करते हैं, और उसके बाद उसे क्या करते हैं, स्पेंड कर देते हैं, मतलब अपनी खुशी के लिए, अपनी अंतरात्मा के लिए उसे स्पेंड कर देते हैं ताकि हमें तसल्ली मिल सके। मतलब हमें क्या चाहिए, लग्जीरियस चाहिए अपनी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा अमीरी चाहिए। वी ले वेस्ट आवर पावर्स, और पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस वजह से ही हम अपनी पावर्स जो है वो किसी ना किसी तरह वेस्ट ही कर रहे हैं, व्यर्थ जा रही हैं हमारी सारी शक्तियाँ। जो कि शक्तियों से यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर मतलब है पॉइंट का कि हमें जो पावर्स मिली थी नेचर की ब्यूटी से रिलेटेड देखने के लिए, वो पावर हम वेस्ट कर रहे हैं। पूरा दिन इंसान जो है पैसा कमाने में और फिर उसे उड़ाने में ही नष्ट कर रहा है। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, और हम जो नेचर है जिसे हमें देखना चाहिए रेगुलर टाइम में, हम उसे तो देख ही नहीं पा रहे हैं। हम क्या, उसे बहुत ही कम मात्रा में, लिटिल यानी कि ना के बराबर ही हम उसे देख रहे हैं। हमारा नेचर से अस्तित्व क्या है, खत्म हो चुका है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून। अब पॉइंट क्या कह रहा है कि हमने अपना जो दिल है, हमने अपनी जो आत्मा है वो अपने से दूर कर दी है। किस तरह दूर कर दी है, क्योंकि हमें ये आत्मा, तो क्या है, हमारी आत्मा को चाहिए कि हम नेचर से रिलेटेड थिंग्स देखें, यानी कि प्रकृति से जुड़े रहें। लेकिन हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में आ चुके हैं और मतलब शहरी जीवन ज़्यादा जी रहे हैं। हमें लग्जीरियस आइटम, लग्जीरियस की ज़रूरत ज़्यादा है, तो उस वजह से हम क्या है, शहरी जीवन से, इंडस्ट्री से ज़्यादा जुड़ चुके हैं। हम पैसे की तरफ भाग रहे हैं और खुद के बारे में, प्रकृति के बारे में तो ना के बराबर ही सोच रहे हैं। अ सॉर्डेड बून, सॉर्डेड बून का मतलब क्या है, लालच भरा वरदान। सॉर्डेड होता है लालच भरा या लालची, और बून होता है वरदान। तो अब पॉइंट क्या कह रहा है कि ये कैसा मतलब वरदान मिला है हमें, लालच भरा वरदान मिला है कि हम तो अपनी प्रकृति से, अपने नेचर से ही पूरी तरह से दूर हो चुके हैं। द सी दैट बेयर्स हर बोजम टू द मून। अब यहाँ पे वर्ड आया बेयर्स। बेयर्स का मीनिंग होता है खोलना, और बोजम होता है चेस्ट, छाती। तो यहाँ पर क्या कह रहा है पॉइंट की, जो समुद्र है वो तो क्या है, अपनी छाती खोल देता है, किसके लिए, मून के लिए। यानी कि जब रात को मून बाहर निकलता है, अपने मतलब रोशनी दिखाता है, तो समुद्र में हम उसे देखेंगे तो समुद्र को वो पूरा टिमटिमाता हुआ दिखाता है, सारे तारे दिखते हैं हमें, चंद्रमा की रोशनी दिखती है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है तब समुद्र। तो ये जो नेचुरल थिंग है जो समुद्र गॉड हमें दे रहा है, वो तो हम क्या है, नेग्लेक्ट कर रहे हैं पूरी तरह से इस समुद्री दृश्य को भी। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, और जो हवाएं हैं जो चौबीसों घंटे चलती रहती हैं, हमें जोर जोर से आवाज़ सुनाती हैं, अपनी डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ सुनाती है, हम उसे भी क्या है, उससे दूर भाग रहे हैं। हम तो पैसा कमाने में ही लगे हैं। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और हम अब किस तरह हो चुके हैं, जैसे एक फ्लावर है वो रात के समय सो जाता है, यानी कि अपने आप को बंद कर लेता है पूरा, और सूरज की रोशनी में खिलता है और रात को बंद हो जाता है। उसी तरह हम भी क्या हैं, सिमट चुके हैं एक तरह से, और हम पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, जकड़े जा चुके हैं उस चीज़ में, और हम अब बाहर नहीं आ पा रहे हैं। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, और पोइट यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसीलिए अब पूरी तरह से हम क्या है, आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं। एक होता है ना ट्यून में रहना, मतलब अगर हम गाने की बात करते हैं तो एक ट्यून होता है, एक आउट ऑफ ट्यून होता है, यानी कि एक तो अच्छे से अंतरे में रहना, और एक मतलब बिना ट्यून के ही गाना बजता रहता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर वही डिस्क्राइब कर रहा है कि हम आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं, हम अपनी जो मेन पावर्स हैं उससे बाहर हो चुके हैं और अलग ही लाइन में जा रहे हैं, हम अपनी एक्चुअल लाइन में नहीं हैं। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड। अब पॉइंट कह रहा है कि अब ये हमें हिलने नहीं दे रहा है भगवान, ये हमें कहीं भी अब हिलने नहीं दे रही हैं। लग्जीरियस आइटम्स जो हैं हमें कहीं भी जाने नहीं दे रही हैं, अब हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। आई वुड रादर बी अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटवर्न, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली। अब पैगन मैंने आपको जैसे बताया था, पैगन क्या होता है, एक पर्सन जो कि क्रिश्चियन, मुस्लिम या जो यानी कि जैविश बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करता है। प्री क्रिश्चियन रिलीजन होता है जो, यानी कि जो रिलीजन्स में विश्वास नहीं करता है। तो पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि इससे अच्छा तो क्या होता कि मैं एक पैगन होता,
सर्कल्ड इन अ क्रीड आउटवॉर्न। सर्कल्ड का मीनिंग यहाँ पर है रेज्ड यानी कि बड़ा होना, और क्रीड का मतलब है धार्मिक मान्यताएं, आउटवॉर्न का मतलब है ओल्ड फैशनड या नो लॉन्गर यूजफुल। तो पोइट यहाँ पर कह रहा है कि इससे अच्छा तो मैं एक पैगन होता जो कि कहाँ बड़ा हुआ होता, एक इस तरह के धार्मिक मान्यताओं वाले परिवार में, मतलब जो कि ज़्यादा बड़े धर्मों को ना मानता हो, मतलब उन्हें यूजफुल ना मानता हो और अपनी अलग लाइफ अच्छे से जीता हो। मतलब इन सभी से जाति धर्मों से परे होकर वो कहाँ अब रहना चाहता है। आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली। ली का मतलब होता है एक बड़ा सारा घास का जो ग्राउंड होता है, घास का मैदान, उसके लिए यूज हुआ है लीवर्ड। तो पॉइंट कह रहा है कि इससे अच्छा तो क्या होता, मैं एक पैगन होता जो कि एक ऐसे परिवार में बड़ा हुआ होता जो कि इन सभी धर्मों को आउट फैशन मानता हो, और सबसे अच्छा तो क्या होता कि मैं कहाँ खड़ा होता, एक घास के मैदान पर उसकी ब्यूटी को देख रहा होता है इस टाइम। हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। और एक इस तरह की झलक होती दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न का मीनिंग होता है लाचार, अलोन या लोनली। एक इस तरह की झलक होती जो कि मुझे कम लाचार बनाती, यानी कि एकदम से अकेलापन ना फील करवाती। आज के समय में क्या है, लोग पैसा कमाने के चक्कर में एक दूसरे से इतना दूर हो चुके हैं कि अब वो अकेलापन ज़्यादा फील करते हैं, काम करते हुए भी, किसी से मिलकर भी अकेलापन फील करते हैं। तो मतलब इतने लाचार हो चुके हैं लोग काम करने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, प्रेस्टिजियस के चक्कर में। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। और ये कह रहा है कि मेरे को किसी घास के मैदान में खड़े होने का मौका मिले अकेले में, जिससे मैं नेचर की ब्यूटी देख सकूं और झलक ले सकूं किस चीज़ की, ताकि मैं कम लाचार हूं। और उसके अलावा किस चीज़ की मुझे एक झलक मिले, साइट मिले, प्रोटियस की। प्रोटियस आपको अभी बताया मैंने, वो भगवान, समुद्री भगवान, जो कि अब बाहर की तरफ आए और अपने अलग अलग रूप जो है मुझे दिखाए। और हियर ऑल ट्रिटन ब्लो हिज विदर्न हॉर्न। और चीज़ मैं क्या सुनूं, समुद्री देवता जो है ट्रिटन, उसे मैं बाहर आते हुए देखूं, और उसकी जो शंख है उसकी आवाज़ भी, मैं मधुर आवाज़ भी है जो सुन सकूं। यानी कि ये पोइट यहाँ पर पूरी तरह से नेचर से रिलेटेड थिंग्स को ही बता रहा है कि नेचर जो है हम उससे काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुके हैं, और किसी तरह मैं नेचर के वापस पास जाना चाहता हूँ इस दुनिया से दूर होकर। तो पोएम हमारी कंप्लीट होगी। अब ये सोनेट जो है इसकी राइमिंग स्कीम जो है वो देख लेते हैं। हर एक सोनेट की राइमिंग स्कीम होती है, तो इसकी भी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट राइमिंग स्कीम, आपको ध्यान होगा कैसे निकालते हैं, नहीं ध्यान तो बता देता हूँ दोबारा। जो हमारी जितनी भी लाइंस होती हैं उसके लास्ट जो वर्ड्स होते हैं ना, पहले तो उनको आउटलाइन कर लो और फिर उन्हें राइम मिलाकर देखो कि कौन सी राइमिंग मिल रही है। यहाँ पर देखिए सून और बून की राइमिंग आ रही है, और यहाँ पर पावर्स और आर्स की राइमिंग आ रही है। तो हम सून और बून को ए दे देते हैं और पावर्स और आर्स को बी दे देते हैं। तो हमारे पहले स्टेंजा की जो राइमिंग है वो क्या है, ए बी, बी और ए। इसी तरह सेम स्टेंजा सेकंड में भी है, मून, ट्यून, आर्स, फ्लावर्स। तो इसकी भी राइमिंग स्कीम हम वही रख देते हैं, ए बी, बी और ए। अब थर्ड स्टेंजा और फोर्थ स्टेंजा देखिए। थर्ड स्टेंजा में आ रहा है लास्ट में बी, फिर आ रहा है आउटवॉर्न और फिर आ रहा है ली। तो यहाँ पर राइम कर रहा है बी और ली, और ये पहले वाले से डिफरेंट है तो हम इसे सी दे देते हैं। बी को बी और ली को भी सी दे दिया हमने, और आउटवॉर्न को क्या देते हैं, डी। तो थर्ड स्टेंजा की हमारी राइमिंग हुई सी, डी और सी। इसी तरह फोर्थ स्टेंजा देखिए। फोर्थ स्टेंजा में क्या है, फॉरलॉर्न, हॉर्न, और यहाँ पर सी दे रखा है। तो ये देखिए आउटवॉर्न, फॉरलॉर्न और हॉर्न। आउटवॉर्न को हमने दिया था डी, तो इसको भी हम देंगे डी, इसको भी डी, और सी और ली सेम है तो इसको हम सी देंगे। और फोर्थ की क्या हुई फिर, डी, सी, डी। तो एक बार फिर से राइमिंग स्कीम देख लीजिए क्या है इस पोएम की। पहले है ए बी बी ए, सेकंड स्टेंजा की ए बी बी ए, थर्ड की है सी डी सी, और फिर फोर्थ की है डी सी डी। तो ये हमारी पोएम की राइमिंग स्कीम है, और इसी के साथ हमारी पोएम भी कंप्लीट हो गई है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पोएम में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। और बाकी वीडियोस चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वो लिंक चेक कर लीजिएगा। आपको 11th क्लास की जो वुवन वर्ड्स बुक है उसकी की सारी पोएम्स, जो शॉर्ट स्टोरीज हैं और ऐसे हैं, वो सारे के सारे वहीं उस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।